हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो क्लास में हम अध्याय 3 वनस्पति जगत के जो एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, प्रश्नों के उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका सारांश होता है हर चैप्टर के बाद, जो ये सारांश लिखा होता है, जो समरी लिखी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप ना इसे ज़रूर पढ़ा करिए। ठीक है, ये कहते हैं इससे ना आपके जो खासकर जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आप, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो या क्लास 11 के, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, लेकिन जो चैप्टर के बाद समरी दी हुई रहती है, जो सारांश दी हुई रहती है, उसको आप ना ज़रूर पढ़ा करो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपके एग्ज़ाम में आराम से पूछ लेता है। अगर आप उसे तुरंत पढ़े रहोगे तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपके प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि शैवाल के वर्गीकरण का क्या आधार है। ठीक है, तो शैवालों का वर्गीकरण का जो आधार है, उनमें जो उपस्थित पिगमेंट, ठीक है, उनमें जो वर्णक पाया जाता है, ये इसका आधार है। ठीक है, दूसरा जो उसमें भोजन किस रूप में संग्रहित हो रहा है, ये उसका आधार है। और तीसरा होता है जो कोशिका भित्ति की जो रासायनिक संरचना, जो उसकी कोशिका भित्ति की जो संरचना है, उस पर ये आधारित होता है। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि शैवालों का वर्गीकरण मुख्यतः उनमें उपस्थित वर्णक यानी पिगमेंट्स, फ्लैजिला, संग्रहित खाद्य पदार्थ यानी स्टोरेज फूड प्रोडक्ट और कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है। ठीक है, प्रश्न दूसरा हम देखते हैं। लीवरवर्ट, मास, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में कहाँ और कब निम्नीकरण विभाजन होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। लीवरवर्ट तथा मांस में निम्नीकरण विभाजन कैप्सूल की बीजाणु मात्र कोसा, ठीक है, यानी स्पोर मदर सेल में होता है। फर्न में निम्नीकरण विभाजन स्पोरेंजिया की बीजाणु मात्र कोसा यानी स्पोर मदर सेल में होता है। जिम्नोस्पर्म में निम्नीकरण विभाजन माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर के निर्माण के समय तथा मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर के निर्माण के समय होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में निम्नीकरण विभाजन परागकोश की माइक्रोस्पोरेंजियम तथा अंडाशय की मेगास्पोरेंजियम में होता है। ठीक है, तो यह आपका प्रश्न दूसरा भी खत्म हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की तरफ। पौधे के 3 वर्गों के नाम लिखो जिनमें स्त्रीधानी होती है। इनमें से किसी एक के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन करो। ठीक है, तो आपको 3 वर्गों के नाम लिखने जिसमें स्त्रीधानी पाई जाती है। तो आपका वो लिखा है, पहला है ब्रायोफाइटा, दूसरा है टेरिडोफाइटा और तीसरा है जिम्नोस्पर्म वर्ग। ठीक है, इनके पौधों में ना स्त्रीधानी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको किसी एक का जीवन चक्र लिखना है। तो ब्रायोफाइटा का एक पौधा है मांस, उसका जीवन चक्र हमने पढ़ा था जब हमारी वीडियो क्लास चल रही थी, उसमें हमने मांस का जीवन चक्र पढ़ा था। ठीक है, तो आपको उसी का पूरा जीवन चक्र इसमें लिख देना है विद डायग्राम, बढ़िया सा डायग्राम वगैरह बनाकर उसको आपको दिखाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित की सूत्र गुणता बताओ। ठीक है, सूत्र गुणता यानी वो अगुणित है, ठीक है, कि वो द्विगुणित है कि वो त्रिगुणित है, आपको ये बताना है। किसमें बताना है आपको? मांस के प्रथम तंतुक कोशिका। तो जो मांस के प्रथम तंतुक कोशिका है ये अगुणित होता है, ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अगुणित को इंग्लिश में हैप्लॉइड बोलते हैं, त्रिगुणित को इंग्लिश में ट्रिप्लॉइड बोलते हैं और द्विगुणित को इंग्लिश में डिप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, अगर इनको हमें दर्शाना है तो अगुणित को हम n से, त्रिगुणित को 3n से और द्विगुणित को 2n से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो मांस के प्रथम तंतुक कोशिका होती है ये अगुणित होती है यानी n होता है। द्विबीजपत्री की प्राथमिक भ्रूण पोष का केंद्रक ये त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। मांस की पत्तियों की कोशिका ये अगुणित होती है। फर्न के प्रोथेलस की कोशिकाएं ये अगुणित होती हैं। मारेंकेसिया की जेमा कोशिका ये भी अगुणित होती हैं। ठीक है, एक बीजपत्री की मेरिस्टेम कोशिका ये आपकी द्विगुणित होती है और लीवरवर्ट की अंडाशय ये आपका अगुणित होता है और फर्न का युग्मनज द्विगुणित होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न चौथा भी खत्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आत्मिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो शैवाल का हमने आर्थिक महत्व पढ़ लिया है,
तो आप इसको आराम से लिख लेंगे, तो इसको मैं नहीं लिखवा रही हूँ। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो हेडिंग हम डालेंगे जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व निम्न है, ठीक है। पहला हम हेडिंग डालेंगे सजावट के लिए, ठीक है। आज साइकस हो गया आपका, पाइनस हो गया और गिंगो हो गया, ये बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग हम सजावट के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा है भोज्य पदार्थों के लिए, ठीक है। कहते हैं साइकस जैमिया से साबूदाना प्राप्त होता है और साइकस के बीजों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा हम लिखेंगे फर्नीचर के लिए लकड़ी, चीड़ है, देवदार है आपका, केल हो गया, फर हो गया से प्राप्त लकड़ी का उपयोग फर्नीचर तथा इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है, ठीक है। चौथी हेडिंग डालेंगे हम औषधियाँ यानी मेडिसिन के रूप में। साइकस के बीज हैं, उसकी छाल हो गया, ठीक है, और जो उसका गुरु बीजाणु पर्ण को पीस कर औषधियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और इन पत्तियों को उबाल कर, थूजा की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें उबाल कर बुखार, खांसी, गठिया रोग के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जिम्नोस्पर्म के पौधों का महत्व था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न छठा है आपका, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, ठीक है, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों है? क्योंकि बीज तो पाए जाते हैं दोनों में, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो बीज पाए जाते हैं वो नग्न होते हैं, ठीक है, उनमें फल नहीं होता है, फूल नहीं होते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो ढके होते हैं, ठीक है, इनमें फल भी होता है और फूल भी होते हैं, इसलिए दोनों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों का वर्गीकरण अलग अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं, फल अनुपस्थित होते हैं, फूल अनुपस्थित होते हैं, भ्रूणपोष अगुणित होता है तथा निषेचन से पहले बनता है, ठीक है। द्विनिषेचन अनुपस्थित होता है यानी डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है, ठीक है। वर्तिकाग्र अनुपस्थित होता है तथा स्त्रीधानी पाई जाती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के बीज फल से घिरे रहते हैं, फूल उपस्थित होते हैं, भ्रूणपूष त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड होता है तथा द्विनिषेचन के बाद बनता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है और स्त्रीधानी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आपका प्रश्न अगला है यानी प्रश्न 7 है, विषम बीजाणुता क्या है, इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसके 2 उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। तो एक पौधे में जब 2 प्रकार के बीजाणु, ठीक है, बीजाणु विषम बीजाणुता हम किसे कहते हैं कि जब बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी एक छोटा होता है एक बड़ा, यानी जो नर होता है वो हमारा छोटे साइज़ का होता है और जो मादा होती है यानी मेगास्पोर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो जब बीजाणु एक समान आकार के नहीं होते हैं तो उसे हम विषम बीजाणुता कहते हैं, ठीक है। तो हम उत्तर में लिखेंगे, एक पौधे में 2 प्रकार के बीजाणुओं छोटा माइक्रोस्पोर तथा बड़ा मेगास्पोर की उपस्थिति विषम बीजाणुता हेटेरोस्पोरी कहलाती है। यह कुछ टेरिडोफाइट जैसे सिलेंजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया आदि में तथा सभी जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। विषम बीजाणुता के विकास सर्वप्रथम टेरिडोफाइट में हुआ था। विषम बीजाणुता के बीज निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप बीज का विकास हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 8वां है, उदाहरण सहित निम्नलिखित शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपका पहला है प्रथम तंतु, दूसरा है पुंधानी, तीसरा है स्त्रीधानी, चौथा है द्विगुणितक, 5वां है बीजाणुपर्ण तथा समयुग्मकी, ठीक है। तो फर्स्ट हम उत्तर डालेंगे, उसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे प्रथम तंतु, ठीक है, यानी प्रोटोनेमा, ठीक है। तो प्रथम तंतु जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटोनेमा। तो यह एक हरी अगुणित यानी हैप्लॉइड प्रकाश संश्लेषी स्वतंत्र प्रारंभिक युग्मोद्भिद यानी गैमेटोफाइट संरचना है जो मांस यानी ब्रायोफाइट में पाई जाती है। यह बीजाणुओं यानी स्पोर्स के अंकुरण से बनती है तथा नए युग्मोद्भिद पौधे का निर्माण करती है, ठीक है। दूसरा हमारा था आपका पुंधानी यानी यह एंथेरिडियम, ठीक है। यह बहुकोश की कवच युक्त नरजनन अंग है जो ब्रायोफाइट व टेरिडोफाइट में पाया जाता है। पुंधानी में नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्त्रीधानी।
आर्किगोनियम, यह बहुकोशिकीय फ्लास्क के समान मादा जनन अंग है जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तथा कुछ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। यह ग्रीवा नेक, ठीक है, यह ग्रीवा तथा अंडधा यानी वेंटर में विभाजित होती है। इसमें एक एग बनता है यानी एक अंड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्विगुणितिक यानी डिप्लोनेटिक। यह जीवन चक्र का एक प्रकार है जिसमें पौधा द्विगुणित होता है तथा इस पर युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीजाणुपर्ण यानी स्पोरोफिल। बीजाणुपर्ण हमने पढ़ा भी था। ठीक है, फर्न में बीजाणु धानियों में पाए जाते हैं। इन बीजाणु धानियों के समूह को सोरस कहते हैं। यह पिच तक या पत्ती के नीचे की सतह पर मध्य सिरा के दोनों ओर दो पंक्तियों में सिराओं के सिरे पर लगी रहती हैं। इन सोराई धारण करने वाली पत्तियों को हम बीजाणुपर्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समयुग्मकी आइसोगेमी। यह एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें संलयन करने वाले युग्मक संरचना तथा कार्य में समान होते हैं। ठीक है, उदाहरण आपका है यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया और आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल यानी रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में, लीवरवर्ट तथा मांस में, समबीजाणु तथा विषमबीजाणु टेरिडोफाइट में, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पहला वाला, लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल में अंतर। तो हम हेडिंग डालेंगे लाल शैवाल और दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे भूरे शैवाल और लाइन बीच से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लाल शैवाल यानी रेड एल्गी की तरफ लिखेंगे। पहला पॉइंट, इसमें क्लोरोफिल ए व डी पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, फाइकोबिलियन उपस्थित होता है। तीसरा, रेड शैवाल में ही आपका रेड एल्गी में ही संग्रहित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। चौथा, चल बीजाणु मोटाइल स्पोर्स अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण इसके हम लिख लेंगे, आपका पोरफायरा हो गया, जिलीडियम हो गया आदि। ठीक है, अब हम भूरे शैवाल की तरफ लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें क्लोरोफिल ए व सी पाया जाता है। ठीक है, इसमें फाइकोबिलिन अनुपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट है इसका ये। तीसरा पॉइंट लिखेंगे संग्रहित भोजन लैमिनेरिन होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे चल बीजाणु उपस्थित होता है। इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, सारगासम हो गया, फ्यूकस हो गया, लिमिनेरिया हो गया आदि। ठीक है, अब हम लीवरवर्ट तथा मांस में अंतर देखेंगे। तो एक तरफ हम लीवरवर्ट लिख लेंगे और दूसरी तरफ मांस लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लीवरवर्ट की तरफ लिखेंगे, उसके बाद मांस की तरफ लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे लीवरवर्ट की तरफ, पादप शरीर हरे छपटे द्विपृष्ठधारी सुकाय के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा, इसमें मूलांग यानी राइजॉइड्स एक कोशिकीय होते हैं। तीसरा, मूलांग प्रायः दो प्रकार के होते हैं, सपाट भित्ति वाले तथा गुल्कीय। ठीक है, चौथा हम लिखेंगे सुकाय के अधर तल पर सल्क होते हैं। पांचवा, कैप्सूल में इलिटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट लिखेंगे पेरिस्टोम दांत अनुपस्थित होते हैं। कॉल्यूमेला प्रायः अनुपस्थित होता है। एंड लास्ट लिखेंगे प्रोटोनीमा नहीं पाया जाता। ठीक है, अब हम मांस की तरफ लिखेंगे। युग्मोद्भिद दो अवस्थाओं में पाई जाती है। पहला, प्रोटोनीमा, यह प्रारंभिक हरी तंतुमय रचना है जो बीजाणु के अंकुरण से बनती है। दूसरा है गैमिटोफोर, यह तना पत्ती व मूलांग में विभाजित होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मूलांग बहुकोशिकीय होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे मूलांग शाखित होते हैं, इनमें तिरछे पट होते हैं। ठीक है, चौथा लिखेंगे सल्क अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे एलिटर्स अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, पेरिस्टोम दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कैप्सूल में कॉल्यूमेला पाया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है प्रोटोनीमा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम समबीजाणु तथा विषमबीजाणु में अंतर लिखेंगे। समबीजाणु एक तरफ, दूसरी तरफ हम विषमबीजाणु हेडिंग डाल लेंगे। समबीजाणु में हम लिखेंगे इस सभी स्पोरेंजिया समान होते हैं। ठीक है, यानी जो नर और मादा दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। सेकेंड है स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं। थर्ड है युग्मोद्भिद एक ही प्रकार का होता है। एंड फोर्थ है कोई विकासीय महत्व नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, विषम में लिखेंगे स्पोरेंजिया दो प्रकार की होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, फिर है उसके बाद स्पोर दो प्रकार के होते हैं, इसमें बड़े मेगा स्पोर तथा छोटे माइक्रोस्पोर।
ठीक है। गैमेटोफाइट 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मोद्भिद तथा मादा युग्मोद्भिद। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे विकासीय महत्व दर्शाते हैं क्योंकि इसमें विषम बीजाणुकता, परागण तथा बीज निर्माण के विकास की प्रथम अवस्था मानी जाती है। ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे थर्ड आपका युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन के बारे में। तो युग्मक संलयन में हम लिखेंगे दोनों नर एवं मादा युग्मक संलयन में भाग लेते हैं। दूसरा, युग्मक संलयन द्वारा द्विगुणित जायगोट बनता है। ठीक है। जायगोट से भ्रूण निर्माण होता है। ये आपका थर्ड था। त्रिसंलयन की तरफ लिखेंगे इसमें एक नर युग्मक तथा 2 कायिक केंद्रक संलयन में भाग लेते हैं। ठीक है। त्रिसंलयन द्वारा त्रिगुणित एंडोस्पर्म बनता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे एंडोस्पर्म भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री से किस प्रकार विभेदित करोगे। ठीक है। तो आप एक तरफ एक बीजपत्री डाल लेंगे और दूसरी तरफ द्विबीजपत्री की हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है। पहले हम एक बीजपत्री की तरफ लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका बीज में केवल एक बीजपत्र होता है। ठीक है। सेकंड है पुष्प के भाग 3 के गुणन में पाए जाते हैं। थर्ड है पत्तियों में समांतर विन्यास पाया जाता है। फोर्थ, प्राथमिक जड़ कम समय के लिए होती है, मूसला जड़ अनुपस्थित होती है तथा झकड़ा जड़ पाई जाती है। नेक्स्ट है संवहन पूल बिखरे हुए हैं पाए जाते हैं। 6 है संवहन पूल बंद प्रकार के पाए जाते हैं। कैम्बियम अनुपस्थित होता है, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। ठीक है। तने में ऊतक तंत्र विभेदित नहीं होता है। एंड लास्ट है जड़ में संवहन बंडल 8 से अधिक होते हैं। द्विबीजपत्री की तरफ देखेंगे बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। पुष्प के भाग 5 या 4 के गुणन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों में जालिकावत विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक जड़ लंबे समय तक रहती है तथा मूल तंत्र का निर्माण करती है। ठीक। नेक्स्ट है आपका संवहन बंडल एक घेरे के रूप में पाया जाता है। संवहन पूल खुले प्रकार के पाए जाते हैं। कैम्बियम पाया जाता है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है। और इसमें जड़ में संवहन बंडल 8 या उससे कम होते हैं। तो ये आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच में अंतर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लेमाइडोमोनास, साइकस, सेलेंजिला और स्प्रैगनम को स्तंभ 2 में आपको मिलान करना है। ठीक है। तो आपको क्लेमाइडोमोनास क्या है, तो ये एक शैवाल है। ठीक है। साइकस क्या है, तो साइकस एक मांस है और नहीं साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है। साइकस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है। एंड सिलेंजिलेका है आपका सेकेंड टेरिडोफाइट और स्पेरेंग्रम यानी लास्ट है आपका क्या बचा, आपका मांस बचा। ठीक है। तो ये आपका अध्याय 3 लास्ट प्रश्न है जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन करो। तो ये आपकी उससे हट गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपका एक क्वेश्चन करा दिया है तो इसको रहने दीजिए। ठीक है। वही जो जिम्नोस्पर्म में अभी हमने अंतर में लिखा वही आप इसमें भी लिख दीजिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो अध्याय 3 का जो एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर हमने देख लिए हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में चैप्टर 4 की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का आंसर देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।